हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और इस क्विक रिवीजन सेशन में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो कल के लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिलियन की सांता को कितने तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उस पर हमने न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व कराए थे, वो टॉपिक आपको समझाया था। अब उसके आगे का, तो बच्चों क्विक रिवीजन सेशन नाम है, लेकिन थोड़ा सा स्लो जरूर हो जाता है। मुझको लगता है कहीं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, लेकिन अब कोशिश करेंगे और तेज करने की। और आप भी अब मेहनत करिए इस पे, और जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग जरूर डिस्कस कर सकें। तो चलिए आज उससे उससे आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, जल्दी से आपको समझाते हैं। और चैप्टर के लास्ट, जब ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, हम लोग थ्योरी वगैरह पढ़ लेंगे इसकी, तब आपको न्यूमेरिकल्स का एक सेशन भी कराएंगे हम इसमें, कि जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाए, और कितने तरीके से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले विलेयता को जल्दी से समझते हैं कि विलेयता क्या है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं विलेयता को। तो विलेयता बच्चों क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक डेफिनेट अमाउंट में कोई सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा है, और ये आपका विलेय पदार्थ है, सोल्यूट है। और इस सोल्यूट को इस निश्चित विलायक की मात्रा में कितना मैक्सिमम डिसॉल्व किया जा सकता है, कितना मैक्सिमम घोला जा सकता है, उसी को हम इस विलेय की विलेयता कहेंगे, उस निश्चित ताप पर। कहीं रखा होगा, एक निश्चित ताप होगा। तो ये चीजें आपको इसमें जरूर बोलना है। क्या क्या चीजें, जल्दी से हम सॉर्ट आउट कर लें। विलायक की निश्चित मात्रा, ये बोलना है आपको डेफिनेशन में। जब आप उसको समझ के याद करते हैं ना, तो ऐसे सॉर्ट आउट करके कि कौन कौन से वर्ड हमारे लिए हैं जो जिन पे ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि बिना सोचे समझे आप लोग अगर रटेंगे, तो एक तो आपका समय बर्बाद भी होगा, और जो आपकी डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, जो विषय वस्तु है, वो आपकी सही नहीं होगी। इसलिए हम इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो विलायक की निश्चित मात्रा बोलनी है, और विलेय की अधिकतम मात्रा बोलनी है, अधिकतम मात्रा जो घुल सकती है। और क्या बोलना है, निश्चित ताप जरूर बोलना है। ये तीन बातें इसमें डिफाइन करने में आपको ध्यान देनी है। अब अगर विलायक की निश्चित मात्रा को कभी एक्सप्रेस करना हो, तो ज्यादातर डेफिनेशंस में, ज्यादातर परिभाषा में इसको हम 100 ग्राम ले लेते हैं। ये 100 ग्राम आप यूज कर सकते हैं, अभी दोनों तरीके से हम परिभाषा बताते हैं आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बोलेंगे कि निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में किसी विलेय की जो अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, जो डिसॉल्व की जा सकती है, उसे उस विलेय की विलेयता कहते हैं। तो विलेयता टर्म किसके लिए यूज किया जाएगा, विलेय पदार्थ के लिए। तो मेरे ख्याल से परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। और दूसरा तरीका जो हम 100 ग्राम लेकर बोल सकते हैं कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलेय की जितनी मात्रा चाहिए होती है, जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे हम उस विलेय की विलेयता कहते हैं। तो दो तरीके से आपको डिफाइन कर दिया। यहां हमने एक वर्ड बोला है संतृप्त करने के लिए। संतृप्त करने का मतलब होता है कि आप इसमें विलेय पदार्थ डालते जा रहे हैं और घुलता जा रहा है, और एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जब इस विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाएगा, तो बोलेंगे ये विलायक संतृप्त हो चुका है, यानी संतृप्त विलयन बन चुका है। तो वही इसका मीनिंग है। बाकी डिटेल में एक वीडियो पड़ा होगा उस पर, हमारे इस चैनल पर, तो उसमें भी हमने समझाया हुआ है। तो ये हो गया विलेयता की परिभाषा। अब हम विलेयता की बात करेंगे। दो जगहों पर बात करनी है, एक ठोस के लिए और दूसरी गैस के लिए। यानी ठोस की द्रव में विलेयता और दूसरा है गैस की द्रव में विलेयता। तो ठोस की द्रव में विलेयता किस लिए बात करनी है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो इसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो मेनली है विलेयता। ठोस की द्रव में जो विलेयता है वो अफेक्टेड होती है, एक तो विलेय और विलायक, ये दोनों होने चाहिए, दोनों की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। एक
मेजर फैक्टर ये है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। विलेय और विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है ठोस की द्रव में विलेयता। और दूसरा हो जाएगा ताप, और तीसरा दाब है, लेकिन दाब का कोई विशेष महत्व नहीं है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन विलेय और विलायक की प्रकृति और ताप पर जरूर आपको ध्यान देना है। तो जब जैसे मान लीजिए चीनी आप घोल रहे हैं, नमक घोल रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि सारे ठोस पानी में घुल नहीं जाते हैं। अगर उसी नमक को आप पानी में घोल रहे हैं तो घुल गया आसानी से, तो इसका मतलब उसकी विलेयता है उसमें। लेकिन उसी नमक को आप कैरोसिन ऑयल आपके घर में होगा या पेट्रोल होगा या डीजल होगा, उसमें आप डाल के देखिए तो आप देखेंगे कि नमक घुलेगा ही नहीं। या सरसों के तेल में डाल दीजिए, तो इन सारे विलायकों में नमक नहीं घुल रहा है, इसका मतलब उसकी विलेयता कुछ निश्चित विलायकों में ही है, यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसके लिए बच्चों एक बहुत बढ़िया सा तरीका है, आपके बुक में लिखा हुआ मिलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जिस प्रकृति का विलायक है उसी प्रकृति के विलेय पदार्थ उसमें घुल सकते हैं। यहाँ प्रकृति से क्या मतलब है? प्रकृति से मतलब है ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एक सहसंयोजी बंध होता है, एक वैद्युत संयोजी बंध होता है। तो ज्यादातर जो वैद्युत संयोजी बंध बनाते हैं, हालांकि ये टॉपिक अलग हो जाएगा थोड़ा सा, फिर भी जो नमक है आपका उसमें काफी ध्रुवता है, यानी वो आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुल जाते हैं, क्योंकि जल का नेचर भी कैसा है, जल की प्रकृति भी कैसी है, ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय होने के कारण दोनों में इंटरेक्शंस होते हैं और इसलिए वो एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेते हैं। तो ये विलेय और विलायक की प्रकृति है। अगर विलेय आपका ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में डिसॉल्व होगा। चूंकि मिट्टी का तेल है, डीजल है, ये सब अध्रुवीय होते हैं, इसलिए इसमें नमक आपका नहीं घुलेगा, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा ध्रुवीय प्रकृति होती है। ठीक है ना? तो ये रीजन पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे अपने रिवीजन के समय, इसको आप जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में यानी पानी में घोल रहे हैं, तो इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम ताप बढ़ाएं या घटाएं तो क्या हो जाएगा, विलेयता में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें आपको ये जानना है कि कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ विलेय पदार्थ, कि जिनको अगर हम पानी में घोलते हैं तो उनका जो डिसोल्यूशन होता है, उनका जो घुलना होता है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कहने का मतलब कि जब वो घुलते हैं तो उष्मा निकलती है। तो अगर किसी भी विलेय पदार्थ को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया, ज्यादातर विलायक हम वाटर ही यूज करते हैं, उसी का एग्जांपल मैं बार बार लेता भी हूं। तो अगर उसमें घुलने में उसके क्या हो रहा है, उष्मा निकल रही है, तो ऐसे विलायक को अगर आप नीचे से गर्म कर देंगे, थोड़ा सा उसको हीट दे देंगे, टेम्परेचर उसका बढ़ा देंगे, तो उसमें डिसोल्यूशन और मुश्किल हो जाएगा उसका, यानी उसकी विलेयता कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी विलायक के घुलने से उष्मा अवशोषित हो रही है, पात्र को आप छू के देख लीजिए, अगर वो ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब अवशोषित हो रही है उसमें उष्मा। और तब ऐसे पदार्थों का अगर ताप, ऐसे पदार्थों के घुलने के समय आप विलायक का ताप बढ़ा देंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तब क्या हो जाएगा, उसकी विलेयता में वृद्धि हो जाएगी। तो ये ताप का इफेक्ट होता है। अगर आपने NaOH या H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व होते हुए कभी ऑब्जर्व किया हो लैब वगैरह में, तो आप देखेंगे बहुत हीट हो जाता है पात्र। तो इसका मतलब उसका जो घुलना है वो काफी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चूना को आपने देखा होगा, एकदम से उसमें वेपर्स टाइप के निकलने लगती हैं, मतलब काफी जैसे लगता है खोल रहा हो, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह से यूरिया को अगर आप पानी में डिसॉल्व करें तो आप छू के अगर देखेंगे पात्र को, तो पात्र आपको ठंडा लगेगा। इसका मतलब यूरिया का जो घुलना है वो कैसा है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, और वो अपने आसपास यानी वेसल से एनर्जी लेता है और इसलिए वो ठंडा महसूस होता है। तो इन बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि विलेयता से आप क्या समझते हैं और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। इस टाइप का प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये हो गया विलेय और विलायक की प्रकृति और ताप के बारे में। जब आप ठोस को किसी द्रव में घोलते हैं तो दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, तो इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब हम गैस की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे तो ये चीजें तो सेम रहेंगी यहाँ गैस के लिए भी, कि गैस की प्रकृति कैसी है और किस विलायक में उसको डिसॉल्व किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ऑक्सीजन गैस को वाटर में
यानी पानी में घोलें। तो चूंकि ऑक्सीजन क्या है, ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय टाइप की है, लेकिन पानी आपका क्या है, ध्रुवीय विलायक है, तो इसलिए ऑक्सीजन पानी में बहुत कम घुलेगी, ठीक है, लेकिन घुलती है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास चारों तरफ मौजूद है, चाहे नदियां हों चाहे तालाब हो, उसमें आप देखते हैं कि ऑक्सीजन अगर ना घुले तो जो उसमें जलीय जीव जंतु हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो इसका मतलब तो घुलती तो है, लेकिन इसकी विलेयता कम है। अगर यहीं पर आप HCl गैस घोल दें, ये भी गैस होती है, अगर इसको आप डिजॉल्व करें तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा घुल जाएगी, और इसीलिए HCl गैस को वाटर में डिजॉल्व करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है और आपके लैब में रखा भी होता है। इसी तरह से अमोनिया को अगर आप घोलिए पानी में तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अमोनिया बहुत ही ज्यादा घुल जाएगी इसमें, क्योंकि इसका भी ध्रुवीय नेचर होता है और साथ साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वाटर के साथ करता है, ठीक है ना। तो ध्रुवीय प्रकृति जल की, इन दोनों की ध्रुवीय प्रकृति, इसलिए खूब ये गैसें घुल गई, लेकिन ये अध्रुवीय है तो इसकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको पहचानते रहना चाहिए, जब भी आपको मौका मिले, जहां से भी सीखने को मिले आप जरूर देखिए कि अगर उसमें कुछ घुलने वाला प्रोसेस हो रहा है तो आप जरूर उसके बारे में एनालिसिस करिए कि हाँ ये क्या ध्रुवीय है कि नहीं है। तो इससे आपका थोड़ा सा जो ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा, सब्सटेंस के बारे में एक समझने की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये रहा गैस की प्रकृति और जिस द्रव में उसको आप डिजॉल्व कर रहे हैं उनकी प्रकृति के बारे में। अब यहाँ पर तीसरा जो फैक्टर है वो ताप है, मतलब दूसरा जो फैक्टर है वो ताप है। ताप को यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब इसकी विलेयता में। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर गैस पानी में घुली जा रही है और हम ताप बढ़ाते जाएं तो शायद आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की विलेयता बिल्कुल घट जाएगी, ठीक है ना। गैस को गैसियस फेज में रहने के लिए, यानी गैस वेपर फेज में या गैसियस अवस्था में रहने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है, और टेम्परेचर आप और बढ़ा दे रहे हैं तो गैसेस जो होंगी वो लिक्विड से यानी विलायक से निकल करके बाहर हो जाएंगे, स्केप कर जाएंगे। तो इसलिए ताप का यहाँ पर प्रभाव शायद ही आपके बुक में लिखा हो, लेकिन उसका डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद सभी को पता होगा कि हाँ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस स्केप कर जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, इनकी विलेयता घट जाएगी। तो ये बात आप गैस के बारे में ध्यान रखेंगे, ताप का क्या प्रभाव होता है। तो अभी आपने देखा कि हमने दाब के प्रभाव को इस वाले टॉपिक में, यानी ठोस की द्रव में विलेयता के बारे में, हमने दाब पर कोई विशेष महत्व तो नहीं दिया है और ना ही है उसका। लेकिन गैस की जब द्रव में विलेयता आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको जो देनी है वो दाब पर ही देनी है। तो दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर गैस को आपको डिसॉल्व करना है तो दाब का क्या रोल होता है। तो गैसों की विलेयता में दाब का काफी ज्यादा महत्व है। अगर आप दाब बढ़ाएंगे, सरल शब्दों में बोलें तो विलेयता क्या हो जाएगी, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। तो इसको जल्दी से समझाते हैं, और इसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिनको आपको पढ़ते रहना है और मेमोराइज करना है। तो उसके कैसे आप उसको मेमोराइज करें सरल तरीके से, वो आपको समझाते हैं। तो जब चीजों को आप समझ लेंगे तो आपका मेमोराइज करना थोड़ा आसान हो जाता है। यहां पर देखिए, तो जैसे मान लीजिए ये एक वेसल है और ये हमने पिस्टन ले रखा है, यहां सब गैस है और इस लेवल तक आप मान लीजिए यहां तक ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है, और इधर हम इसको डॉट डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हम गैसियस मॉलिक्यूल्स को दिखाएंगे। तो मान लीजिए कोई गैस इस पर डिसॉल्व हो रही है, अभी हमने थोड़ा सा इस पर प्रेशर लगा दिया है, मान लीजिए 1 kg का वेट रख दिया है, ये वेट हमने रख दिया, इस पर वजन बढ़ा दिया है इसका, तो प्रेशर इतना है अभी, और इस प्रेशर पर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व हो गए, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और सेम टाइम कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर आ भी रहे होंगे, यानी एक इक्विलिब्रियम रहता है इसमें, ठीक ना। गैस और द्रव, या आप यूं कह लीजिए विलेन, क्योंकि जब गैस विलेन में घुल जाएगी तो विलेन बन जाएगा, मतलब विलायक में घुल जाएगी तो विलेन बन जाएगा, और विलेन में से जब गैस के मॉलिक्यूल्स फिर से बाहर आ जाएंगे तो फिर गैस
गैसियस फेज में आ जाएंगे। तो ये इस तरह का एक इक्विलिब्रियम चलता रहता है और एक डेफिनिट प्रेशर पर ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा और तब हमको पता चलेगा कि इसमें कितना गैस के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए। ये हो गया और उसी समय यहाँ पर स्ट्राइक भी कर रहे हैं सरफेस पर ये। तो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्यूशन है आपका और इसकी सतह पर आप देखें तो एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इस पिस्टन का हमने थोड़ा सा पिस्टन का प्रेशर और बढ़ा दिया, इस पर और ज्यादा वजन रख दिया, तब क्या हो जाएगा, ये पिस्टन और नीचे की तरफ आ जाएगा और अब इस पर स्ट्राइक करने वाले यानी यहाँ पर जो होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स जो इस तरह से निकल के आ रहे थे वो बढ़ जाएंगे और उसी समय जो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अंदर पेनिट्रेट करना चाहेंगे, मतलब इसमें सॉल्यूशन में जाना चाहेंगे, उनका भी नंबर बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात ये हुई कि जब हम गैस पर दाब बढ़ा देंगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। ये इसका मीनिंग निकला और इसी के संबंध में हेनरी का नियम भी है। तो क्या है ये, यहां पर हमको पहुंचना है, मेनली डिफाइन करने में हमको ये लिखना होता है और इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला भी है, लेकिन पूरी बात समझते हैं कैसे हुआ ये सब। तो एक चीज तो ये पता ही है, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर गैस को आप प्रेशराइज करें, प्रेशर लगाएं, तो गैस विलायक में घुल जाएगी। तो एक चीज तो ये फैक्ट हो गया, हेनरी ने पता लगाया था, इसका ऑब्जर्वेशन किया था, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, तो देखा कि अगर हम दाब बढ़ाते जाते हैं तो विलेयता बढ़ती जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आ गया कि जो विलेयता होती है गैस की किसी द्रव में वो दाब के समानुपाती होती है, यानी दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है। अब उसी समय डाल्टन ने अपना क्या ऑब्जर्वेशन दिया था, उन्होंने बोला कि जो गैस घुल गई अंदर, तो अंदर जो घुली तो उसकी विलेयता हो गई। अब विलेयता को हम मोल पर लीटर में व्यक्त कर सकते हैं, ग्राम पर लीटर में कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मोल प्रभाज में आप व्यक्त कर दो। आपको पढ़ाया भी है कि विलेन की जो सांद्रता होती है उसको हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई तरीके हैं हमारे पास, उसमें मोललता है, मोलरता है, मोल प्रभाज भी है। तो चलिए अब विलेयता को आप किस रूप में व्यक्त कर लें, मोल प्रभाज के रूप में। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि जो विलेन में गैस का मोल प्रभाज है, अर्थात एक टाइप से विलेयता ही है, तो जो मोल प्रभाज है वो किसके समानुपाती होगा, वो यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो गैस यहां पर है ऊपर, किसके जस्ट ऊपर, इस विलेन के या यूं कह लीजिए द्रव के सतह के ऊपर गैस है। तो यहां पर जो गैस है वो उसका आंशिक दाब कितना है, यानी वो कितना आंशिक दाब यहां पर क्रिएट कर रही है द्रव की सतह के ऊपर, उसी के समानुपाती होगा। अगर यहां पर हम आंशिक दाब बढ़ाएंगे, यानी गैस का द्रव की सतह के ऊपर आंशिक दाब बढ़ेगा, तो गैस का विलेन में मोल प्रभाज भी बढ़ जाएगा। तो उसका ये दूसरा तरीका हो गया। अब जो स्टेटमेंट देते हैं मेनली हेनरी नियम के लिए, तो दोनों को एक टाइप से कंबाइन कर दिया गया। तो ये तीसरा तरीका हो गया और इसी को आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। वैसे अगर आपको नहीं आता है तो कोई भी आप लिख सकते हो, इसको भी आप लिख देंगे तब भी सही मान लिया जाता है, फिर भी आप करेक्ट की ही कोशिश करें। तो देखिए तीसरा क्या हम बनाएंगे कि वाष्पावस्था में गैस का आंशिक दाब, वाष्पावस्था में गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बात वही है, लेकिन दोनों को इस तरह से मिक्स करके और एक नया स्टेटमेंट तैयार कर दिया गया। और यही फार्मूला आपको मिलता भी है कि जो वाष्पावस्था में गैस का आंशिक दाब है उसको हमने P से दिखा दिया और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विलयन में गैस के मोल प्रभाज के, यानी ये हो जाएगा गैस। अब यहां पर अगर हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो यह आ जाएगा P = KH × X गैस। ये फार्मूला बन जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हो गया गैस का आंशिक दाब वाष्पावस्था में, ये हो गया हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट, और ये हो गया गैस का मोल प्रभाज। इसमें कभी कभी इसके बारे में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई ये हेनरी नियतांक किस पर डिपेंड करता है। तो एक चीज, हेनरी नियतांक जो होता है वो गैस की प्रकृति पर तो डिपेंड करता है, साथ साथ ताप पर भी निर्भर करता है। अगर ताप में परिवर्तन कर दिया जाए तो हेनरी नियतांक का मान चेंज हो जाता है। तो एक चीज आप चाहे अपनी स्टडी में ऑब्जर्व करिएगा आप लोग कि कोई भी कांस्टेंट हो,
जितना भी कांस्टेंट आप पढ़ रहे होंगे, ऑलमोस्ट सभी कांस्टेंट टेम्परेचर से जरूर अफेक्टेड होते हैं, ताप से जरूर प्रभावित होते हैं। तो ये भी एक नियतांक है और समानुपातिक स्थिरांक आप कह सकते हैं। तो ये भी ताप से प्रभावित होता है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हेनरी नियतांक का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना। अगर हम हेनरी नियतांक को मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें या एक समझ अपनी विकसित करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर अपॉन एक्स गैस, ये भी हो जाएगा। और एक्स गैस क्या है, विलेयता है। तो अगर ये जो है डेफिनिट है प्रेशर आपका, तो गैस की जो विलेयता है यानी गैस का जो मोल प्रभाज है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर अलग मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस का मोल प्रभाज कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखते होंगे जलीय जो जीव हैं वो कोल्डर वाटर यानी ठंडे पानी में अपेक्षाकृत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बजाय कि गर्म पानी में, क्योंकि अगर वहां पर वार्म वाटर है, हल्का सा गर्म है, तो वहां पर विलेयता घट जाएगी और उनको सांस लेने में, रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी और उसमें डिजॉल्व जो गैसेज हैं वो एस्केप करती रहेंगी। इसलिए ठंडे पानी में वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वहां आसानी से उनको गैस उपलब्ध होती है और उस रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया हेनरीज लॉ के बारे में, जो कि आपको डिफाइन करना आना चाहिए। कोशिश करिए आपको समझाने के लिए। अब इसके एप्लीकेशन हम देखते हैं कि हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है कहाँ। तो आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक्स जरूर पी होंगी, चाहे वो कोई भी हो, ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के। उसमें आपने देखा होगा कि उसको चिल्ड सर्व किया जाता है, क्यों नहीं उसको गर्म करके रखते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि भाई जो उसमें, चूंकि वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, बाकी और चीजें टेस्ट वगैरह के लिए मिलाई जाती हैं, तो मेनली उसमें CO2 गैस डिजोल्व करी जाती है। तो CO2 गैस ज्यादा डिजोल्व नहीं होगी वाटर में, तो इसलिए उसको प्रेशराइज करके डिजोल्व किया जाता है। अब ढक्कन बंद कर दिया गया तो वही प्रेशर मेंटेन रहेगा, घुली रहेगी। अब मान लीजिए आपको सर्व किया गया, आपने ढक्कन खोला, चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गैसेस, ढक्कन खोला तो प्रेशर रिलीज हुआ, प्रेशर घट गया और टेम्परेचर इतना बाहर ज्यादा है, क्योंकि गर्मियों में आप उसका सेवन करते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, तो गैसेस तुरंत निकल के बाहर हो जाएंगी और जो टेस्ट होगा वो आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए उसमें दो बातें करी जाती हैं, एक तो प्रेशर लगा के उसको बंद किया गया ढक्कन को और गैस डिजॉल्व है, और उसको चिल्ड सर्व करने के लिए कहा था, मतलब आप बिल्कुल उसको फ्रीजर में रखा जाता है, फ्रिज में काफी ठंडा रहता है। तो जब आप उसको बाहर निकालते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो एक बार प्रेशर तो रिलीज हुआ, तो कुछ गैस निकली, लेकिन टेम्परेचर इतना कम है कि अभी वो बहुत धीरे धीरे निकलेगी, तब तक आप उसको सिप कर जाएंगे, उसको पी जाएंगे, तो आपको टेस्ट मिलता रहेगा। ठीक ना। तो ये रीजन है। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया, इसीलिए इसमें जो है हेनरीज लॉ का ये एप्लीकेशन आपका हो गया एक पहला। और आप देखते हैं कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, तो वो भी जैसे मान लीजिए अगर हम नॉर्मल मिक्सचर जो हम लोग यहाँ पर इनहेल करते हैं बाहर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, यही मिक्सचर अगर हम सिलेंडर में भर के वहां ले जाएं, तो वहां पर चूंकि बहुत प्रेशर होता है वाटर का, और उस स्थिति में इतना प्रेशर है कि गैस बहुत तेजी से हमारे अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है कि जैसे हम बाहर आएंगे फिर वो गैस बहुत तेजी से निकलेगी भी, क्योंकि प्रेशर रिलीज होगा, तो हमारी तो डेथ तक हो सकती है। ये सारे कंडीशंस में आती हैं। तो इसीलिए हेनरीज लॉ का एक एप्लीकेशन उसमें किया गया कि भाई इसके बेसिस पर कैलकुलेट किया गया कि कितना जो है प्रेशर लगेगा, कितना डिजॉल्व हो जाएगी, कितना चाहिए होगा। तो ऐसी गैस का सिलेक्शन किया गया कि जो डिजॉल्व ना हो, बहुत ज्यादा प्रेशर पर डिजॉल्व होती है। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को कंटेंट कम किया गया, और जो इनर्ट गैसेस हैं हीलियम, और तब जाके जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो अपना ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन हैं जो हमको डेली लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हेनरी नियम, ये भी आपका कंप्लीट होता है। तो विलेयता वाला टॉपिक आपका पूरा हो गया। अब बच्चों डिस्कस करेंगे आपका वेपर प्रेशर के बारे में। तो अगला टॉपिक जो बच्चों आपको समझना है बहुत अच्छे से, वो है वाष्प दाब। ठीक है ना। और वाष्प दाब को जितना अच्छे से आप समझ लेंगे, आप देखेंगे कि आपको सॉल्यूशन में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंघ के गुणधर्म हैं, तो वो किस तरह से वाष्प दाब से रिलेटेड हैं, यानी चारों फैक्टर वाष्प दाब से संबंधित है। आपको वहां रिलेट करके समझाएंगे भी। तो पहले आप वाष्प दाब को अच्छे से समझिए कि वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर।
तो वेपर प्रेशर किसका होगा? किसी लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, किसी द्रव का वाष्प दाब। तो यहाँ पर हेडिंग हमने वाष्प दाब डाली है, तो मान लीजिए किसका वाष्प दाब? द्रव का वाष्प दाब। तो आप सभी लोग ऑब्जर्व किए भी होंगे कि आप देखते हैं पानी रखा हुआ है तो धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, बहुत तेजी के साथ वेपराइज होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो जो वेपर बनती हैं उसका जो प्रेशर होता है, एक समझने के लिए वही आपका वाष्प दाब है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्टली और एग्जैक्टली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब को समझने के लिए और उसको मेजर करने का जो तरीका होता है वो ये है कि मान लीजिए आपके पास एक कोई वेसल है, ठीक है ना, मान लीजिए हमने ऐसे वेसल ले लिया और इसमें हमने कोई लिक्विड रख दिया। अगर ये ऐसे खुले में रखा हुआ है तो इसके वेपर प्रेशर को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे सही से। और इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है आपका कि एक टेम्परेचर, कि जब आप स्टडी कर रहे हो तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाता है। इसलिए एक डेफिनेट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या होगा वो आपको जानना है, तो टेम्परेचर को आपको स्थिर रखना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। और ये लिक्विड हो गया। अगर ऐसे हम ओपन रख दें तो ये सब वेपर्स बनती जाएंगी, स्केप करती जाएंगी, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको वेसल को आप क्या करते हैं, इसको ढक दें। वेसल को हमने ढक दिया। सपोज करिए यहां पर हमने क्या लगा रखा है, प्रेशर गॉज लगा दिया। क्या लग गया यहां पर? प्रेशर गॉज मतलब दाब मापी। ये दाब मापी हो गया, निडल बनी हुई इस पे, ये प्रेशर को मेजर करेगा, आपको बताएगा कितना प्रेशर लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। आप इसमें देख तो पाओगे नहीं कि हाँ प्रेशर लगा कि नहीं लगा, लेकिन एक डेफिनेट टेम्परेचर पर जो ये लिक्विड है इसकी वेपर्स बनेंगी ये, और वेपर्स के मॉलिक्यूल इसको हिट करेंगे चारों तरफ से, तो ये हो गया वाष्प। और इस प्रोसेस को नाम देंगे, यानी द्रव से ये हो गया द्रव। तो द्रव से वाष्प को बनने को हम क्या बोलते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? वाष्पन। लेकिन चूंकि अब जो वेपर्स बनी हैं वो बाहर तो कहीं जा नहीं सकती, तो ये फिर से आपस में कंडेंस होंगी, आपस में मिलेंगी, तो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएंगी, लिक्विड में आ जाएंगी। तो ये लिक्विड में भी आएंगी और इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को द्रवण कहते हैं या संघनन कहा जाता है, या संघनन हम बाहर लिख दे रहे हैं यहां पर, संघनन, कंडेंसेशन, लिक्विफेक्शन या कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो जब ये दोनों प्रोसेस शुरू होती हैं तो शुरुआत में जो वाष्पन की दर होती है, यानी वाष्पन बहुत तेजी से होगा, तो आप यहां देखेंगे कि फ्लैक्चुएशन चल रहा होगा, बहुत तेजी से प्रेशर बढ़ेगा। वाष्प दाब यानी जो दाब मापी है ये दाब मापी हो गया आपका। तो इसमें निडल में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन चलता रहेगा और निडल आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर ये पीछे आएगी। यानी फ्लैक्चुएशन जब तक रुक न जाए तब तक आप ये ना समझिए कि अभी हमारा दाब का कोई एक पाठ्यांक निश्चित आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं। तो शुरुआत में क्या होगा, वाष्पन की दर ज्यादा होगी, निडल बहुत आगे की तरफ जाएगी, फिर द्रवण जैसे शुरू होगा, प्रेशर कम होगा, फिर निडल पीछे की ओर हो जाएगी, दाब का जो पाठ्यांक है वो कम हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये निडल बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, अपनी जगह पर स्थिर हो जाएगी। तो आप समझ जाइए कि जिस स्पीड से, जिस दर से वाष्पन हो रहा है उसी दर से द्रवण भी हो रहा है या संघनन हो रहा है, ठीक है। और ये हो गई उत्क्रमणी, ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज, मतलब साम्य की अवस्था हो गई। किसके बीच? वाष्पन और द्रवण के बीच। सरल शब्दों में आप वाष्प और द्रव के मध्य एक साम्य स्थापित हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब वाष्प और द्रव के मध्य साम्य स्थापित हो जाए तब जो द्रव की वाष्प है उसके द्वारा लगाया गया जो दाब है, जो आपको दाब यहां पर पाठ्यांक उसका मिल रहा हो, वही क्या कहलाएगा? इस द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा, उस निश्चित ताप पर जिस पर आपने ये पूरा सेटअप कर रखा है, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन हो गई कि
वाष्पन और द्रवण के मध्य, या वाष्पन या संघनन के मध्य, और सरल शब्दों में कहें तो द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था होने पर द्रव की वाष्प द्वारा लगाया गया जो दाब है वही उस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। ये वाष्प दाब की परिभाषा हो गई। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसी पर बहुत कुछ आगे आपका वेस्ट है। जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बताया भी था हमने, वो सब इसी पर आधारित है। ठीक है ना। तो ये वाष्प दाब के बारे में आपको बता दिया बच्चों। अब एक इस पे और समझते हैं। तो वाष्प दाब तक आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वाष्प दाब से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको समझाएंगे एक साथ, और फिर आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह लगेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद आपको।